जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए द प्लेटफॉर्म बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। और दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। और ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा, तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, सेशन का पहला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है यानी कि होता है जब क्या हो। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है नीचे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। किसी पिंड का वेग समरूप होता है, इसका मतलब है कि वेग का मान और दिशा जो है दोनों अपरिवर्तित रहता है। तो सही जवाब है वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर एक शब्द है वेग, तो याद रखिएगा वेग से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि वेग सदिश राशि है या अदिश। तो याद रखिएगा वेग जो है सदिश राशि है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे इंफ्रारेड को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है इंफ्रारेड है। तीसरा प्रश्न है, बिल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। एथाइन, इथीन, एथेन या फिर डी बेंजीन। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है बिल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन जो है ये एथाइन है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन एथाइन। और देखिए बेंजीन का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। चौथा प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है, यानी कि ड्राई आइस पूछ रहा है क्या है। और दोस्तों, आपको जितने भी प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो जो ही बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ होता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। और त्वरण किसको कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। छठा प्रश्न है, बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है, ये किस नियम का परिणाम है। चलिए आंसर बताएंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का परिणाम है। और न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है, इससे जड़त्व की परिभाषा मिलती है और बल की परिभाषा मिलती है। तो याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जड़त्व की परिभाषा किस नियम से मिलती है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। बल की परिभाषा तो प्रथम नियम से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए उभयचर जंतु किसे कहते हैं। तो देखिए, उभयचर वर्ग के प्राणी का जो शरीर होता है जल और
स्थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है टोड जंतु। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसको मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव पर ले जाएंगे तो पिंड का भार क्या होगा? बढ़ेगा। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है? तो घटता है। पहला पॉइंट बना कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है? तो भी घटता है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी के सेंटर पर यानी केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। इस पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। आगे देखिए, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे विटामिन है और विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। डिटर्जेंट्स लवण है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए आंसर करेंगे, डिटर्जेंट्स लवण है। और देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, डिटर्जेंट सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंजीन, पायरिडीन, एथेन या साइक्लोप्रोपेन। तो खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण कौन सा होगा? तो जो ही बच्चे एथेन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। एथेन जो है खुली श्रृंखला का यौगिक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया, C6H6 बेंजीन का सूत्र है। निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे जर्मन सिल्वर को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? तो कॉपर होता है, जिंक होता है और क्या होता है? निकेल होता है। तो कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातु बताते हैं। तो पीतल का पूछ सकता है। तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल बनता है। इसके लिए एक ट्रिक है, आपको याद रखना है, पिताजी को आपको याद करना है। तो पी से देखिए पीतल हो गया, त से तांबा और ज से जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल बनता है। एक प्रश्न आपको याद हो गया होगा। दूसरा पूछा जाता है गन मेटल। तो गन मेटल बनता है कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन। तो कॉपर, जिंक और टीन के मिश्रण से क्या बनता है?
तो गन मेटल बनता है। और एक सोल्डर का पूछा जाता है जो कि Pb+SN यानी कि टीन के मिश्र धातु से बनता है। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो एक एंटीबायोटिक दवा है। सही जवाब है सी ऑप्शन, एंटीबायोटिक दवा। और एंटीपायरेटिक क्या है? तो ये दवा जो है शरीर के ज्वर या तापमान को कम करता है, एंटीपायरेटिक। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? काली स्याही में उपस्थित डाई को क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो सही जवाब है क्रोमेटोग्राफी। हिंदी मतलब होता है वर्ण लेखन। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्ण लेखन होता है, पूछा भी गया है। आगे देखिए, कृत्रिम प्रकाश क्या कर सकता है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। और देखिए इस बुक में एक भी प्रश्न फालतू नहीं दिया गया है। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। तो कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम में 20 प्रश्न जीके और 20 प्रश्न साइंस यानी कि जीएस से रहने वाला है। तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा? तो देखिए वर्ष 1908 में लंदन में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, अमीर अली। कहाँ पर? तो लंदन में। और सिर पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाया गया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम के सम्मान में इसके निर्माण का योजना बनाया गया था। तो यहाँ पे ए बी ऑप्शन सही हो सकता है। तो दोनों मान लीजिए, जॉर्ज पंचम के सम्मान में और ब्रिटिश सरकार, दोनों ही आंसर आपके सही है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य खाली स्थान में स्थित है। और देखिए 17 नंबर जो प्रश्न अगर एग्जाम में पूछेगा तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है, कोई एक ऑप्शन देगा। तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर ले। तो 18वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में अवस्थित है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो 19वें प्रश्न का आंसर क्या है? डी ऑप्शन, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर लेने के बाद क्या होता है? एक दिन जुड़ जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? यानी किस आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। और ये बताया गया है किस आर्टिकल में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 74 में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? तो देखिए दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन जो है आर्टिकल
151 के आधार पर राष्ट्रपति को देता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा जो है संसद की लोक लेखा समिति करती है। ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति। भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 22वें प्रश्न का आंसर क्या है? सी ऑप्शन 2005-06 में प्रारंभ किया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रगान जो कि अमार सुनार बांग्ला है, इसके रचयिता निम्न में से कौन है? देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा की बात करें टका है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था पूछा जाता है, तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको भी लिखा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने, याद रखना है, जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? अब देखिए, इस प्रश्न से संबंधित 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, आपको सभी बता देते हैं, ध्यानपूर्वक सुने और आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार में है। दूसरा प्रश्न, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल है। यहाँ पे लिख देते हैं इंदिरा कौल। ये क्या है? भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबिथु। किबिथु जो है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु पूछे तो गौर मोता या गुहार मोता, यहाँ पे लिख देते हैं गुहार मोता। ये भारत का क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, या कहे ग्रेट निकोबार, एक ही बात है। ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो देखिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही जवाब है डिगबोई। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है डिगबोई। और डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना जो है 1901 में किया गया था। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी होती है, तो उसे कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह के बेरोजगारी को कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा चक्रीय बेरोजगारी। राशि में कुल संख्या कितनी होती है? राशि बोले तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये जो राशि है संख्या पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, राशि में कुल संख्या 12 होती है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र जो है ये किस लिए विख्यात है? तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध क्या है पूछा जाता है? तो बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई जो है 1974 से जापान के सहयोग से तेल निकाला जाता है बॉम्बे हाई में, तो जो कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम आम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे। चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम आम सामान्य चुनाव जो है
ये आयोजित हुआ था 1951-52 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर होता है? तो याद रखिएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये दोनों में अंतर होता है। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष खाली स्थान में है। तो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला है, सही जवाब है बी ऑप्शन। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा, याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को लाइक करें। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करना है। तो नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? सही जवाब है नारायणी नदी। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की आकार को निर्धारित किया गया? तो देखिए, मंत्री परिषद की आकार को निर्धारित किया गया था 51वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत के संविधान में अभी तक कितने बार संशोधन हुए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जीवाणु जनित। तो देखिए, डिप्थीरिया जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है, जबकि कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक ये विषाणु जनित रोग है। दंत क्षय का क्या अर्थ होता है? तो दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का सड़ना। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, उत्प्लावी बल जो है विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा। सही जवाब है ए ऑप्शन। और देखिए, आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जल का घनत्व मैक्सिमम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जल में तैरना जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। BHC का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखें। BHC का पूरा नाम क्या है? तो BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका सूत्र होता है C6H6Cl6, याद रखना है। लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका सूत्र होता है H2SO4। अगला प्रश्न, कीड़े सांस लेते हैं। तो आज का सेशन का ये आखिरी प्रश्न है, कीड़े सांस लेते हैं ट्रैकिया के माध्यम से। सही जवाब है डी ऑप्शन, याद कर लीजिए, ट्रैकिया के माध्यम से कीड़े सांस लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।